हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन से बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आपको याद करके एकदम अच्छे से रख लेना है, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ये प्रैक्टिस सेट सेकंड है। प्रैक्टिस सेट मैंने ले ली है ऑलरेडी, सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए वीडियो की, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है। ओके, उसकी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए क्वेश्चन को। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के बताना है कि क्लोरोफिल का घटक कौन सा नहीं है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कैल्शियम। कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है कि इसमें क्या क्या है, मैग्नीशियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। सेंटर पे मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये सारे तत्व इसमें हैं। तो इससे क्लियर हो गया आप लोगों को कि कैल्शियम जो है वो क्लोरोफिल का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किसी पेड़ की लगभग सही आयु ज्ञात की जा सकती है? चार ऑप्शन आपके पास है, आपको ऑप्शन देखना है, बताना है। अगर किसी पेड़ की सही आयु ज्ञात करनी हो तो किसको देख करके हम लोग सही आयु ज्ञात कर सकते हैं? ऑप्शन ए क्या है, शाखाओं की संख्या द्वारा। ऑप्शन बी क्या है, पेड़ की ऊंचाई द्वारा। ऑप्शन सी, तनों की व्यास मापकर, या तने की वलयों की संख्या मापकर। क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? ओके, वेरी गुड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तने की वलयों की संख्या मापकर। ओके, तने की वलयों की संख्या मापकर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले जीके ब्रह्मास्त्र जिसको डाउनलोड करना है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को पढ़िए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब ऑक्सीजन मिलती है, उसका स्रोत क्या है, यानी कि ऑक्सीजन कैसे बन पाती है? क्या होना चाहिए इसका आंसर करेक्ट? इसको बताइए, फिर हम पूरा प्रकाश संश्लेषण को आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, यानी कि वाटर, H2O, ठीक है ना। ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? वाटर। ओके, तो चलिए आपको समझा देते हैं क्या होता है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? एटमॉस्फेयर से। वाटर उनको कहाँ से मिलता है? रूट से मिलता है, ठीक है। और सनलाइट के प्रेजेंस में होना चाहिए। तो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, C6H12O6, और क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। तो आपको इसका फॉर्मूला याद कर लेना है, इससे आपको पता चल जाएगा। रॉ मटेरियल के रूप में क्या क्या यूज हुआ है? 6CO2 और 6H2O, और सनलाइट की प्रेजेंस में, और बन के क्या मिला है प्रोडक्ट? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए डायग्राम आपको दिखा देते हैं। ये जो लगा हुआ है देखिए, इसमें सनलाइट है, ये रही पेड़ की पत्ती। पेड़ की पत्ती क्या करेगी? इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल क्या करता है? वो एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके फूड को बनाता है। कैसे बनाता है? वाटर एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द रूट से, सनलाइट का प्रेजेंस से, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रही है उसको? एटमॉस्फेयर से मिल रही है। और कहाँ से वो एंटर करेगी? तो एंटर करेगी स्टोमेटा ऑफ द लीव्स, ठीक है, स्टोमेटा ऑफ द लीव्स। और मिल करके क्या बनेगा? ये मिलता है O2, यानी कि ऑक्सीजन, और क्या मिला? और मिलता है ग्लूकोज फॉर्मेशन, या तो इसको स्टार्च भी कह सकते हैं, ठीक है ना, स्टोर्ड फूड इन द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्लियर हो गए यहाँ तक एकदम अच्छे से? फोटोसिंथेसिस आपकी एकदम अच्छे से क्लियर हो गई कि वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? क्लोरोफिल। ये डायग्राम को आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? चार ऑप्शन आपके पास है, तंत्रिका, मांसपेशी, यकृत, या वक्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, यानी कि तंत्रिका। तंत्रिका क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ये जो कोशिका आपको डायग्राम में दिख रही है, यही तंत्रिका कोशिका है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं, याद कर लीजिए, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ये देखिए बीच में इसके न्यूक्लियस है। ओके, ये है सोमा, यानी कि सेल बॉडी। एक मिनट वंस, ठीक है। तो ये हो गई सोमा, यानी कि सेल बॉडी। और जो ये साइड साइड में निकले होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रिटेट्स, ठीक है, डेंड्राइट्स। और जो लास्ट में होते हैं, जो एक कोशिका को जोड़ने का काम करता है, इसे बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ओके, तो इन्हीं दोनों की मदद से एक कोशिका दूसरी कोशिका में अटैच रहती है। जैसे ये कोशिका का आगे वाला पार्ट हो गया, अब दूसरी कोशिका को जोड़ना होगा तो एक्सॉन जो होता है वो उसके डेंड्रिटिस में जाकर के ऐड हो जाएगा। इसी तरह से एक कोशिका दूसरी कोशिका में ऐड होती रहती है, ठीक है। चलिए चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन पे, पढ़ लीजिए इसको। क्या है?
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है जो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। इसके अध्ययन को न्यूरोलॉजी बोलेंगे, ठीक है ना। इसको न्यूरॉन बोलते हैं और इसके अध्ययन को बोलेंगे न्यूरोलॉजी। क्या बोलेंगे? न्यूरोलॉजी। ओके, इंग्लिश में टर्म्स को आप लोग याद रखना है बायो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पौधों के पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्र का नाम क्या होगा? जल्दी से बताइए, इसका आंसर सबको पता होगा। पौधों के पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्र का नाम क्या है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रंध्र। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि रंध्र। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ओके, चलिए आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए रंध्र क्या होता है। पत्ती की सतह के नीचे कई छिद्रों को रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है और इसका कार्य क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन कैसे करता है? जल वाष्प के रूप में पानी की हानि और गैसों का आदान प्रदान। किस गैसों का आदान प्रदान? कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को रिमूव करना, ठीक है ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये रंध्र के मुख्य कार्य हैं। तो कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि रंध्र यानी कि स्टोमेटा का क्या कार्य होता है? तो स्टोमेटा का कार्य होता है गैसों का एक्सचेंज करने में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, क्लियर हो गया। आइए आपको डायग्राम दिखा देते हैं। ये देखिए लीफ का डायग्राम है और इसको अगर हमने बहुत जूम करके देखा तो ये रहा आपका छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। अब स्टोमेटा को मेन पार्ट को देखिए आप लोग जूम करके, तो कैसा दिखाई देगा? यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो हो रही है वो एंटर हो रही है स्टोमेटा में और वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन जो होते हैं वो एग्जिट हो रहे हैं थ्रू द स्टोमेटा, ठीक है। आप समझ में आया? क्लोरोफिल क्या करती है? सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और रिमूव क्या क्या कर रही है? वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन को। तो ये कैसे होता है? तो ये स्टोमेटा के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? आपको बताना है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके पास है, रदरफोर्ड, आइंस्टीन, डाल्टन या चैडविक। क्या हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रदरफोर्ड करेक्ट, ठीक है। रदरफोर्ड ने कैसे किया था परमाणु के नाभिक की खोज? आइए इसको समझते हैं। तो रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों की बम्बार्डिंग की थी। अल्फा किरणों की बम्बार्डिंग की थी किस पे? गोल्ड फॉयल पे, पतली सोने की पन्नी पे गोल्ड फॉयल पे जब बम्बार्डिंग की थी तो क्या हुआ था? अधिकांश जो अल्फा कण थे वो विक्षेपित हो गए थे। कहाँ विक्षेपित हो गए थे? दूसरे डायरेक्शन में। कुछ तो एकदम ही वापस आ गए थे, ठीक है ना। जो एकदम बीच में गए थे, न्यूक्लियस पे पड़े थे, वो एकदम वापस आ गए थे और कुछ विक्षेपित हो गए थे। तो इससे उन्होंने पता लगाया था कि बीच में कोई एक कण है जिसकी वजह से अल्फा किरण वापस आ जा रही है। इसी से इनको पता चला था कि परमाणु में बीच में कुछ होता है जिसको इन्होंने नाम दिया नाभिक, ठीक है। चलिए इसका देख लीजिए क्या है। परमाणु के केंद्र में नाभिक उपस्थित होती है, अर्थात परमाणु के केंद्र को ही नाभिक कहा जाता है। और परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? तो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो नाभिक की खोज किसने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की। और कब किया? तो 1911 ईस्वी में किया। 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। ओके, क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की? कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की? आपको जल्दी से ये बताना है कैस्कोग्राफ की खोज किसने की और ये भी बताइए कि कैस्कोग्राफ किसके यूज में आता है। ये आपको कैस्कोग्राफ का डायग्राम दिख रहा है, बताइए किसके यूज में आता है, क्या ज्ञात करने के काम में आता है ये। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन यानी कि जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। जगदीश चंद्र बोस ने कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज की। अब आपको बताते हैं कि ये किसके काम में आता है। तो देखिए ये पौधों की वृद्धि को मापने वाला एक यंत्र होता है, ठीक है। पौधों की वृद्धि को मापने वाला यंत्र होता है जिसकी खोज 1918 में जगदीश चंद्र बसु ने किया था। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक अच्छे से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक है? निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक है? कल के क्वेश्चन में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अल्फा किरणों के बारे में। अब आज एक्सप्लेन कर देते हैं और किरणों के बारे में। इस तरह से आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो बताइए निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक होगी? जैसे कि डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम से अगर आप लोग पहचान पा रहे हो तो जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर करेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गामा किरणें। तो गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक है। अल्फा किरणों की सबसे कम होती है, बीटा किरणों की अल्फा से ज़्यादा और गामा किरणों की सबसे अधिक होती है वेदन क्षमता। चलिए देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। इनकी वेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। इनकी वेदन क्षमता अल्फा और गामा किरणों से अधिक होती है। ये लगभग 30 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर को भी आसानी से भेद सकती है। और एक चीज़ और याद रखिए यहाँ से, गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो गामा किरणों की खोज की थी हेनरी बेक्वेरेल ने। किसने की थी? हेनरी बेक्वेरेल ने। ये जरूर से याद रखिए। और कहाँ से की थी? रेडियम से निकलने वाले विकिरण का अध्ययन कर रहे थे तभी उनको गामा किरणें मिली थी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेक्वेरेल ने की थी। और गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पानी की हवा का बुलबुला
किस तरह का कार्य करता है? पानी में हवा का बुलबुला किस तरह से कार्य करेगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल। इसका एक्सप्लेनेशन है, पानी में डूबा हवा का बुलबुला उत्तल प्रकृति का होने के बावजूद भी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे जो हवा का बुलबुला होता है वो तो उत्तल प्रकृति का होता है, तो ये अवतल लेंस की भांति कैसे व्यवहार करेगा? तो समझिए, जो पानी में डूबा हवा का बुलबुला होता है वो उत्तल प्रकृति के होने के बावजूद भी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि जल का अपवर्तनांक हवा के अपवर्तनांक से अधिक होता है। यदि अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव को किसी कम अपवर्तनांक वाले लेंस में डुबोया जाए तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है। बस आपका यही आंसर हो जाएगा, लेंस की प्रकृति बदल जाती है, इसलिए ये उत्तल प्रकृति का ना होकर के अब अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ओके, क्लियर हो गया यहाँ से? तो इसका आंसर क्या करेक्ट था? अवतल लेंस। ओके, अवतल दर्पण नहीं, अवतल लेंस करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसको क्लियर कर लीजिए, अवतल लेंस करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हृदय की गति को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताना है आपको इसका आंसर। हृदय की गति को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप। ठीक है, जिससे कि आपको डायग्राम दिख रहा है, ये हृदय की गति को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसी का नाम स्टेथोस्कोप है। ठीक है, याद कर लीजिए, अभी तक इसको लोग आला पढ़ते होंगे, आला, ये सबको पता होगा कि इसको आला बोला है, पर इसका एक नाम है स्टेथोस्कोप भी, इसको याद कर लीजिए। चलिए देखिए, शरीर के अंदर निरंतर होने वाली ध्वनि को सुनने की क्रिया को परिश्वरण या एक्युलेशन कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, ओवरऑल ये समझिए कि शरीर के अंदर की ध्वनियों को सुनने के लिए प्रायः आला या स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस इतना समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, रडार का अर्थ क्या है? यहाँ पे रडार का अर्थ नहीं है, रडार का आपको पूछा है फुल फॉर्म क्या है, तो रडार का फुल फॉर्म क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, बताइए जल्दी से, रडार का फुल फॉर्म क्या है? तो रडार का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, यानी कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा रडार का डायग्राम, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये कैसे काम करता है ये समझ लेते हैं उसको। रडार वस्तुओं को पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों यानी कि माइक्रोवेव तथा रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। ठीक है, यहाँ से एक ऑप्शन आपका और क्लियर हो गया कि रडार किसका यूज करती है, तो रडार सूक्ष्म तरंगों का और रेडियो तरंगों का यूज करती है, उपयोग करती है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस सुना होगा सबने, बताइए इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 13th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ओके, वेरी गुड। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, CaSO4.1/2H2O। ठीक है, CaSO4.1/2H2O, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2CaSO4.H2O। इसको आप ये भी लिख सकते हो, दोनों फॉर्मूले आपके करेक्ट हैं, जो भी आपके एग्जामिनेशन में रहेगा आप लोगों को उसको करेक्ट कर देना है। ठीक है, चलिए चलते हैं आपके एक्सप्लेनेशन पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है ये याद रखिए, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट तो आप लोग इसको बोल देंगे CaSO4 को, हाइड्रेट क्या हो गया? वाटर हो गया, तो इसका रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट और इसका रासायनिक सूत्र आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शन तो आपको क्लियर ही है कौन सा है। ठीक है, बताइए फिर भी निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु क्या है? तो सबसे भारी धातु है यूरेनियम। ठीक है, इन चारों में सबसे भारी धातु क्या है? तो वो है यूरेनियम। इसका एक्सप्लेनेशन सुनिए, यूरेनियम आवर्त सारणी एक्टिनाइट श्रेणी का तृतीय तत्व है। ठीक है ना, एक्टिनाइट श्रेणी पता है सबको, एक्टिनाइट सीरीज, उसका कौन सा तत्व है? तो उसका तीसरा तत्व है ये। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? इस श्रेणी में आंतरिक इलेक्ट्रॉन परिकक्षा 5 परिकक्षा को इलेक्ट्रॉन स्थान लेते हैं। ओके, और प्रकृति में पाए गए तत्वों में से यह सबसे भारी तत्व है। कुछ समय पहले तक इस तत्व को छठे आवर्त में रखा जाता था। ठीक है, छठे आवर्त में इसको रखा जाता था और समूह का अंतिम तत्व माना जाता था। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अभी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? यूरेनियम सबसे भारी तत्व है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? क्या हो जाना चाहिए इसका आंसर करेक्ट? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राइजोबियम। क्या हो जाएगा? राइजोबियम। राइजोबियम नामक जो जीवाणु है वह सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, रक्त स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं रक्त स्कंदन में। अब स्कंदन शब्द आप लोगों ने नहीं सुना होगा,
आप चलिए इसका आंसर बताते हैं आपको क्या होना चाहिए। रक्त स्कंदन यानी कि रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन सा है? अब ये तो सबको पता होगा ना, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि विटामिन के करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? विटामिन के करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है डायग्राम। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ पर स्थित है? ट्रॉम्बे, नांदेड़, भोपाल, अहमदाबाद। क्या हो जाना चाहिए इसका आंसर करेक्ट? बताइए जल्दी से। ओके, वेरी गुड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट यानी कि ट्रॉम्बे। और ट्रॉम्बे कहाँ पे होता है? तो ये मुंबई में है। ठीक है, ट्रॉम्बे कहाँ पे है? मुंबई में है। ओके, चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। इसका आंसर तो हो गया ट्रॉम्बे यानी कि मुंबई करेक्ट। और ये कब हुआ है? तो 10 सितंबर 2018 को ट्रॉम्बे मुंबई में इसका परिचालन प्रारंभ हो गया था। और उल्लेखनीय है क्या कि भारत सहित संपूर्ण एशिया का प्रथम नाभिकीय शोध है ये। ठीक है, भारत सहित संपूर्ण एशिया के प्रथम नाभिकीय शोध रिएक्टर अप्सरा का उन्नत संस्करण है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? बच्चों को पता है, आपको बता देना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सोलर सिस्टम को किसने खोजा? सोलर सिस्टम को किसने खोजा? बताइए इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कॉपरनिकस। सोलर सिस्टम को किसने खोजा बात आएगी तो ये कॉपरनिकस ने खोजा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति प्रति मिनट क्या होती है? ये सारे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये प्रति मिनट पे पूछे गए हैं, तो बता देना है तुरंत। ओके, वेरी गुड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 72 प्रति मिनट होती है। ठीक है, मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति होती है 72 प्रति मिनट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? ओके, आपके सामने स्क्रीन पे मस्तिष्क का पूरा डायग्राम है, पढ़ के बताइए, तुरंत आंसर दीजिए। आपको तो सब दिख रहा है अब। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है, कौन सा हो जाएगा? मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कसकुटा। क्या हो जाएगा? कसकुटा। ठीक है, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? सबको पता होगा, बताइए जल्दी से। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र क्या है? वेरी गुड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट यानी कि लैक्टोमीटर। क्या करेक्ट हो जाएगा? लैक्टोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा टेंडन। क्या हो जाएगा? टेंडन। ठीक है, देखिए क्या है, टेंडन क्या काम करता है? टेंडन मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना, मांसपेशियों को किससे जोड़ रहा है? हड्डियों से जोड़ रहा है। ये एक ऊतक होता है, एक प्रकार का ऊतक होता है जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। ओके, चलिए चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो आपको कल के होमवर्क के लिए दिया जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होती है? विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है, ये आपको बताना है। क्या करेक्ट हो जाएगा? ओके, वेरी गुड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है ना, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? कैसी लगी प्रैक्टिस सेट? आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके बताइए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद करके रख लेना है एकदम अच्छे से। ठीक है ना, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, आज का सवाल। पौधों का वह भाग जो पानी एवं विलय को जड़ से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है वह है। 4 ऑप्शन आपके पास है, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। आपको आंसर करके बताना है कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए, अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।